हेलो, मेरा नाम दीपक मिश्रा है और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद फन भाई दीपक सर। हम लोग क्या कर रहे हैं, जीओसी का पार्ट 1 बताया मैंने, उसको कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 1 को आप जाइए, उसको देख लीजिए, बगल में आपके पास यहाँ पे है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दे दी है। आज हम लोग क्या करेंगे, जीओसी का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। कि इस पार्ट में हम आपको क्या बताएंगे, जहाँ से मैंने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया है, खत्म किया है, वहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बता दिया था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के कौन कौन से मतलब कंपाउंड्स, कार्बन क्या होता है, कार्बन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या करता है, किस केस में कैसे कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर हाइब्रिडेशन कैसा होता है कि नहीं। उसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, कब सिग्मा बॉन्ड बनता है, कब पाई बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है कार्बन के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो कोवलेंट बॉन्ड को कितना तरीके से क्लासिफाई किया है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया था। क्योंकि हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसकी कंडीशन और मतलब हर एक चीज नहीं सीखेंगे, सीधे इसको रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। मुझे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है, तो उसमें जो जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं उन टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है इसमें, है कि नहीं। तो आज उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कि होता क्या है। हाँ, तो चलिए करते क्या है कि अब आपको बताते हैं कि जीओसी में आगे आपको क्या पढ़ना है, जरा समझिएगा। हाय भाई, एक बात समझिए मेरी बात, कि आपके पास जो जीओसी है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाला जो टॉपिक है आपका, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका है, ये आपके पास क्या होगा, जर्नली हम लोग इसकी मदद से, ध्यान देना, जो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इस जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदद से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को समझते हैं। इसका यूज किया जाता है, ध्यान देना, यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक रिएक्शन। मतलब कि ये हुआ जो आपका सामान्य कार्बनिक रसायन है, उसकी मदद से हम लोग कार्बनिक रसायन की अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं। बोलो, इतना क्लियर है ना आपका। अच्छा, एक बात और, चूंकि हम लोगों ने बताया कि इसके अंदर कार्बन होगा, तो मैंने आपको कार्बन के बारे में बता दिया था कि कार्बन आपका नॉन मेटल होता है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था ना, नॉन मेटल होता है। और क्या होता है, ये टेट्रावैलेंट है कि नहीं, टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है बेटा, टेट्रावैलेंट होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी +-4 होती है। +4 भी होती है, कहीं कहीं पे -4 भी होती है, तो हम लोग +-4 ही लिखेंगे ना, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बताएं, नॉन मेटल होता है। और क्या होता है, कोवैलेंट। क्या बेटा, कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कौन बेटा, आपका कार्बन जो होता है नॉन मेटल होता है, टेट्रावैलेंट होता है। मतलब टेट्रावैलेंट होने का मतलब क्या है, टेट्रावैलेंट मतलब 4 बॉन्ड बना लेता है ये। कितने बॉन्ड बना लेता है, 4 बॉन्ड बना लेता है ये, ठीक। कोवैलेंट बॉन्ड होता है मतलब इसके साथ, किसी एटम के साथ अगर ये जुड़ेगा, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेथेन हमारे पास है, मैंने क्या आपसे कहा, मेथेन CH4, मेथेन का फार्मूला कितना होता है, CH4, ये आपके पास होता है मेथेन। तो ये आपके पास हो गया मेथेन, इसका फार्मूला होता है CH4। स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, पर मैंने जनरली बना दिया है। तो इस केस में जरा समझिएगा, तो इस केस में होगा क्या, आपका जो कार्बन और हाइड्रोजन होगा, जो हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड क्या होगा, कोवैलेंट होगा। कोवैलेंट बॉन्ड होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन भी आपका नॉन मेटल है और कार्बन भी आपका क्या है, नॉन मेटल है। क्योंकि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अधातु और अधातुओं के मध्य में जो बना हुआ बॉन्ड होता है, वह बंध कहलाता है सहसंयोजी बंध। क्या, सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, सहसंयोजी बंध होता है। मैंने कल बताया था कि जो आपके पास कहीं पर भी कार्बन और हाइड्रोजन, पूरी केमिस्ट्री में जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे,
जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, पूरी केमिस्ट्री में यह बात रट लो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बना हुआ बंध, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ जो बॉन्ड होगा, हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। और हमेशा एस और पी टाइप का बॉन्ड होगा। एस और पी टाइप का बॉन्ड होगा। एस और पी टाइप का बॉन्ड होगा। मतलब इसका हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल और कार्बन का पी ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन का पी ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना? हाँ सर जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आज आगे का स्टार्ट करते हैं। इतना हम लोगों ने बता दिया था पिछले वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा वो इसके आगे का होगा, और चलिए देखते हैं। तो चलिए करते क्या है कि अब हम लोग आज उसके आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि उसके आगे मुझे करना क्या है। तो समझो मेरी बात बेटा, जैसे मैंने आपसे बताया था कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, ठीक है ना, तो रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं। ठीक, अच्छा कॉमन सेंस एक मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया ना, मेरी बात समझो। मुझे रिएक्शन पढ़ना है, कहाँ पे रिएक्शंस होती हैं? केमिस्ट्री में होती हैं। कहाँ पे होती हैं? जो रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में होती हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो सकती है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो सकती है। हाँ, तुम लोगों के मन में चल रहा है या तो इनऑर्गेनिक होंगी या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन हो सकती है। कैसी रिएक्शन हो सकती है बेटा? ऑर्गेनिक रिएक्शन हो सकती है। रिएक्शन आपकी दो प्रकार की होंगे, या तो कोई रिएक्शन ऑर्गेनिक होगी या कोई रिएक्शन इनऑर्गेनिक होगी। कहने का मतलब ये है, या तो कोई अभिक्रिया, रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया। या तो कोई अभिक्रिया अकार्बनिक अभिक्रिया होगी, या कोई अभिक्रिया कैसी होगी? कार्बनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है ना? तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला तो होता है एक अभिकारक, और दूसरा फिर क्या होता है? जो अभिक्रियाएं होती हैं, आपके पास कोई अभिक्रिया है, अगर आपके पास कोई अभिक्रिया है, जिसको इंग्लिश में, अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन, अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं क्या? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट से क्या बनता है? उत्पाद। क्या बनता है? उत्पाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अगर आपके पास कोई अभिकारक है, उस अभिकारक के बाद रिएक्शन होगी, आगे बढ़ेगी और बनेगा उत्पाद बनेगा। ये हर रिएक्शन में होती हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हो। तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं GOC, तो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन पढ़ना है। तो हम आज ये देखते हैं कि हमें ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को समझने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरी बात ध्यान सुनना अच्छे से, कि ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक ना? इतना हो गया। चलिए देखते हैं आज करते हैं क्या है कि अब समझते हैं। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा। आज इतना पानी बरसा कि क्या बताएं। समझिए जरा, अब समझिएगा। मुझे पढ़ना है ऑर्गेनिक रिएक्शन, मुझे पढ़ना है ऑर्गेनिक रिएक्शन। और ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए दिख रहा है ना? हाँ, मुझे पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन, जो किसका पार्ट होगा? GOC का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ हाँ हाँ, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा। हाँ बोलो, क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर जी क्लियर है। चलो आगे देखते हैं करते क्या है। देखो, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन पढ़ते हैं, समझिएगा बेटा, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है जरा समझो। सबसे पहले आप पढ़ोगे, एक होगा सबस्ट्रेट। क्या होगा? एक सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बाद होगा एक आपके पास क्या? अटैकिंग रिएजेंट। क्या होगा? सबस्ट्रेट के बाद होगा आपके पास क्या? एक अटैकिंग रिएजेंट। सीधा नहीं लिख रहा है क्या? तिरछा हो गया, जो सीधा कर दे रहे हैं। एक आपके पास होगा सबस्ट्रेट, एक होगा क्या? अटैकिंग रिएजेंट। और अटैकिंग रिएजेंट के बाद रिएक्शन आगे बढ़ेगी।
अटैकिंग रिएजेंट के बाद रिएक्शन क्या होगी, वो फिर ऊपर जा रहा है, सीधा नहीं हो रहा, सीधा हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। आपके पास क्या होगा समझिएगा, एक सबस्ट्रेट होगा, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर, आप चाहे वो ऑर्गेनिक रिएक्शन किसी की भी हो, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा, समझिएगा, इसको रट लो आज के बाद। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अभिक्रिया है, रिएक्शन है, कोई भी कार्बनिक रसायन की अगर अभिक्रिया है, तो उसके अंदर सबसे पहले होगा एक सबस्ट्रेट, एक होगा अटैकिंग रिएजेंट, और एक अटैकिंग रिएजेंट के बाद समझिएगा रिएक्शन के ऊपर होगा, यहाँ पे होगा सॉल्वेंट, क्या होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट, यहाँ पे होगा आपका सॉल्वेंट, यहाँ पे होगा कुछ कंडीशन, यहाँ पे क्या होगी बेटा, कुछ कंडीशंस होंगी, और उसके बाद आपकी अभिक्रिया दो रास्ते से आगे जाएगी। उसके बाद अभिक्रिया आपके पास दो रास्ते से आगे जाएगी। पहला, या तो उस रिएक्शन के अंदर हो सकता है, उस रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी, इसको रट लो, अभी आप इसको रट लो, बस कुछ नहीं, आपको केवल रटना है कि रिएक्शन आगे कैसे होती, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती हैं। मेरी बात मानो, आप इतना केवल रट लो, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है, तो एक होता है आपके पास, सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। आपने पढ़ा होगा कि एक होगा सर जी क्या, रिएक्टेंट, और एक रिएक्टेंट से बनेगा क्या, प्रोडक्ट। ये हर रिएक्शन में होती हैं, ये हर एक रिएक्शन के अंदर होती हैं। एक रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे होगा क्या, प्रोडक्ट, ठीक, इतनी बात आप जानते ही हो। तो जब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन की, ध्यान देना, जब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन की, तो उसके अंदर सबस्ट्रेट होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट डालते हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन डालते हैं, उसके आगे रिएक्शन दो तरीके से आगे जा सकती है, या तो ट्रांजिशन स्टेट होगी, या फिर यहाँ पे क्या होगी, इंटरमीडिएट स्टेट होगा। या तो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से आगे जा सकता है, या फिर इंटरमीडिएट स्टेट से आगे जा सकता है। उसके बाद यहां पे आपका बनेगा क्या, प्रोडक्ट, यहां पे क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। या तो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से आगे जा सकती है, या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेट से आगे जा सकती है। उसके बाद कुल मिला के लास्ट में क्या होगा, आपका बनेगा प्रोडक्ट। इतनी बात क्लियर है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, एक सबस्ट्रेट होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा, सॉल्वेंट यूज करेंगे, रिएक्शन के अंदर कुछ कंडीशन लगाएंगे, रिएक्शन दो तरीके से आगे जाएगी, या तो रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट होगा, या फिर रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट स्टेट होगा। उसके बाद फाइनली क्या बनेगा, आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ, आप चलो समझो। जो सबस्ट्रेट होता है, उस सबस्ट्रेट के अंदर जब समझो, इस सबस्ट्रेट के अंदर हम लोग पता करते हैं कि यहाँ पे इस सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहाँ है। बस इसको रट लो, अभी हम समझा दे रहे हैं, रट लो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, जान लो, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे। और वो इफेक्ट्स दो प्रकार के होंगे, एक होगा क्या, परमानेंट इफेक्ट, क्या होगा, एक परमानेंट इफेक्ट, और एक होगा क्या, टेम्परेरी, ठीक ना, टेम्परेरी। अगर स्पेलिंग गलत होगी तो आप लोग समझ कर लेना, सही कर लेना। एक होगा परमानेंट, एक होगा टेम्परेरी। जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, एक बात और यहाँ पे बना दे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जो सबस्ट्रेट होगा ये ऑलवेज कोई एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही होगा, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। जो अटैकिंग रिएजेंट हो सकते हैं, ये आपके पास इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो जो अटैकिंग रिएजेंट होता है बेटा, समझिएगा, अटैकिंग रिएजेंट आपका दो प्रकार से होता है। एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। और दूसरा आपका क्या होगा, यहाँ पे तार कुछ प्रॉब्लम कर रहा है क्या, इसका तार है, समस्या क्रिएट कर रहा है, ठीक ना। एक होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा आपका जो होगा, कैसे रेड कलर से लिख रहे हैं तो रेड से लिखो,
दूसरा आपका जो होगा वो होगा आपका क्या, न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफाइल्स। NU से माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, NU से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा हाँ न्यूक्लियोफाइल, दो चीजें होती हैं। अटैकिंग एजेंट ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, जबकि जो सबस्ट्रेट होगा वो हमेशा ऑर्गेनिक होगा। उस सबस्ट्रेट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है कहाँ पर कम है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट के अंदर उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पता करने के लिए हम लोग पता करेंगे क्या, दो इफेक्ट्स पढ़ेंगे, एक परमानेंट इफेक्ट और एक टेम्परेरी इफेक्ट। इतनी बात क्लियर है ना, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। अच्छा, अटैकिंग एजेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो जाएगा, नो मैटर। पर यहाँ पे दो ये जो मतलब जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो मॉलिक्यूल दो प्रकार के होंगे, या तो कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। मैंने न्यूक्लियोफाइल और बेस, ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल और बेस के ऊपर एक वीडियो बना दी है जो आपके पास बगल में दिख रही है यहाँ पे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक। अब जरा समझो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, जरा समझो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसे स्पीसीज होंगे, ऐसे ग्रुप होंगे, ऐसे एटम होंगे, समझिएगा, ऐसे एटम होंगे जिनके पास क्या होगा, जिनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मतलब ये कहाँ पर अटैक करेंगे, वहां पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर, ध्यान देना, ये सबस्ट्रेट के अंदर उस पोजीशन पे अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे अटैक करेंगे। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, अमीर होते हैं। क्या होते हैं, अमीर होते हैं। और ये क्या होते हैं, गरीब होते हैं। क्या होते हैं, गरीब होते हैं। और ये होते हैं अमीर। कैसे अमीर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है इनके पास। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है इनके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं। ये आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं, और वो उस पोजीशन पर अटैक करते हैं, कहाँ पे, सबस्ट्रेट के उस पोजीशन पर अटैक करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो किसको देना चाहेंगे, गरीब को ही तो देना चाहेंगे। तो बस समझो, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है। तो इस सबस्ट्रेट के अंदर कहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और कहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, इस सबस्ट्रेट के अंदर कहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और कहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, इसी चीज को पता करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और उस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो प्रकार के होंगे, या परमानेंट होगा या फिर होगा टेम्परेरी। जैसे हम आपको बताएं, हमारे एक मित्र है मनीष शुक्ला नाम का, ठीक ना, तो वो टेम्परेरी इफेक्ट दिखाता है। टेम्परेरी मतलब क्या, अमीर बहुत है पर अगर कोई उससे रुपया मांग ले तो कहेगा बहुत गरीब मतलब, लेकिन जब मौका मिलेगा तो दिखाएगा कि अरे देखो कितना अकाउंट में है कि नहीं। बिल्कुल टेम्परेरी, मतलब जब दिखाना होगा तभी दिखाएगा, हमेशा नहीं दिखाएगा। जब कोई आने वाला आएगा, तो कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको दिखाने की आवश्यकता है, तो वहां पर अपना पैसा दिखाएगा, हमेशा नहीं दिखाता ना। तो वही मतलब, जब कोई दिखाएगा, कोई मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ठीक, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी से, मैं ठीक पैसे की कमी है, इसके पास गए, तो हमेशा नहीं दिखाएगा कि मेरे अकाउंट में 10 लाख 12 लाख है 5 लाख है, लेकिन जब दिखाने की आवश्यकता होगी तभी दिखाएगा, ठीक ना। तो टेम्परेरी मतलब बस केवल टेम्परेरी दिखा दे। परमानेंट, जैसे मैं गरीब हूं तो परमानेंट, नो मैटर कि कहां पे हूं क्या हूं, मैं गरीब हूं ठीक ना बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो परमानेंट होते हैं। अब जैसे समझा पे, जैसे मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक, ये वाला हमारी मॉलिक्यूल हमारे पास है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर मान लीजिए जो ब्लैक वाला पार्ट है, समझिएगा, ये वाला क्या है, ब्लैक वाला पार्ट है। तो इस ब्लैक वाले पार्ट पे पास मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यहाँ पे। तो अब समझो, अब अगर आपके पास जो मान लो सबस्ट्रेट है, या क्या आपके पास सबस्ट्रेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मुझे नहीं पता कि कहाँ अधिकता है कहाँ पे कमी है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ये बताएगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और कहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है।
ठीक। अब भाई जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पे वो चीज़ अटैक करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। यहाँ पे वही अटैक करेंगे ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, समझिएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो अमीर होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो तो अटैक करेगा नहीं। हाँ, यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। ठीक। तो अगर मुझे ये पता करना है किसी मॉलिक्यूल के अंदर कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो उसको हम लोग पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की मदद से भी बताते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। क्या समझिएगा? एक होगा न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा न्यूक्लियोफाइल? अमीर होता है। सीबीएसई वाले बच्चों के जैसे जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं उनके मम्मी पापा अमीर होते हैं, है कि नहीं? तो क्या करते हैं, बच्चों के बड़े बड़े स्कूल में नाम लिखाते हैं तो वो लोग अमीर होते हैं। हम लोग यूपी बोर्ड वाले सीबीएसई गरीब वाले, ठीक है ना? तो अमीर होते हैं, यहाँ पे गरीब होते हैं। चलो समझिए इसके आगे। अब आगे बात करें। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? बोलो, यहाँ तक आ रहा है ना समझे आपको? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे बेटा सॉल्वेंट की। तो जो सॉल्वेंट होता है, इसकी मैंने सॉल्वेंट पे एक अलग से वीडियो ही बना रखी है। बहुत अच्छे वीडियो सॉल्वेंट पे बना रखा है कि सॉल्वेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कौन कौन से कंडीशंस होते हैं। सॉल्वेंट के ऊपर एक बहुत धांसू वीडियो बना दिया। सॉल्वेंट के ऊपर सॉल्वोलिसिस क्या होती है, किस प्रोसेस में सॉल्वोलिसिस होती है, सॉल्वेंट कितने प्रकार के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है ना? सबकी कंडीशन बता दी है। अब कंडीशन में जरा क्या क्या आता है समझो जरा। यहाँ पे कंडीशन में क्या आती है जब कोई रिएक्शन होता है? पहला कंडीशन कि रिएक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, दूसरा कंडीशन कंसंट्रेशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन प्रेशर क्या होगा, है कि नहीं? और चौथा कंडीशन होगा अमाउंट, कि सब्सटेंट या सबस्ट्रेट किस अटैकिंग एजेंट किस अमाउंट में लिया गया है। ठीक। ये केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शन को समझना है, मतलब एक रिएक्शन को समझना है। अगर हम लोग इसके काइनेटिकली जाएं या फिर फिजिकली की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बहुत से टॉपिक होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, वो सब फिजिकल टॉपिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक होते हैं जो रिएक्शन को समझाते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अच्छा, जैसे मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको केवल ये बताता है कि रिएक्शन के अंदर क्या क्या होती हैं, ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इस चीज की स्टडी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे बेटा? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक आपके क्या हैं जो रिएक्शन को बताएंगे कि रिएक्शन आगे होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है ना? इतना क्लियर है? अच्छा, एक बात हो, जैसे 12th का जो टॉपिक चल रहा है हाइलोएल्केन हाइलोरीन वाला, तो वहां पे मैंने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ाया। तो आप लोग जाइएगा, अगर मतलब जो बच्चा इंटरेस्टेड हो, फर्स्ट ईयर का जो बच्चा इंटरेस्टेड हो, वो जाएगा, क्या करेगा, हाइलोएल्केन एंड हाइलोरीन का टॉपिक देख लेगा। बहुत अच्छा चीज़ है। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए हैं जो फर्स्ट ईयर से ही रिलेटेड हैं। कोई वैसी बात नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है, बस छोटी चीज़ है, आसान चीज़ है, पर उससे पहले आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, आगे बात करें तो सॉल्वेंट दो प्रकार का होगा, एक पोलर सॉल्वेंट होगा, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। ठीक है ना? क्या होगा? जो आपके पास सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट दो प्रकार के होंगे। यहाँ पे कहीं जगह है बेटा? यहाँ पे चलो कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दें। सॉल्वेंट आपका दो प्रकार से होगा, एक होगा पोलर सॉल्वेंट और एक होगा आपका क्या, नॉन पोलर सॉल्वेंट। दो प्रकार के सॉल्वेंट बेटा, पोलर, एक होगा नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी जो आपके साइड में दिख रही है यहाँ पे, उसको मतलब नहीं दिख रही होगी तो एडिट करने में भूल गए होंगे तो उससे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाना चैनल में, उसको आपको मिल जाएगी, सॉल्वेंट डालना, ठीक है ना? सॉल्वेंट की वीडियो है हमारे पास, चैनल में जाना, हाइलोएल्केन एंड हाइलोरीन के प्ले लिस्ट में वीडियो पूरी भरी पड़ी है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक ना? क्लियर यहाँ पे? आप चलिए करते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं। ठीक ना? चलो ठीक। आप देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, पहले एक बार पूरा कन्फर्म कर लो। सबसे पहले सबस्ट्रेट, अटैकिंग एजेंट, फिर कंडीशन, सॉल्वेंट। रिएक्शन दो तरीके से आगे बढ़ेगी, ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट, दो तरीके से आगे रिएक्शन आगे जा सकती है। उसके बाद क्या बात करें कि सबस्ट्रेट के अंदर क्या होता है, सबस्ट्रेट के अंदर क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होंगे। यहाँ जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो प्रकार के होंगे। बोलो कौन कौन से बेटा? हाँ, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोलो। हाँ, दो प्रकार के इफेक्ट्स होंगे जहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक परमानेंट इफेक्ट होगा, एक टेम्परेरी इफेक्ट होगा। परमानेंट इफेक्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उसको बता रहे हैं अभी हम। फिर टेम्परेरी इफेक्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उसको बता रहे हैं।
उसके बाद अटैकिंग रिएक्टेंट जो होगा, अटैकिंग रिएक्टेंट दो प्रकार से हो सकता है, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। एक के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक, अभी इसको इतना रट लो, बस इसको समझना है कि दीपक सर ने अगर ये कहा है तो इसको आप रटना है, बस इतना रट लो, बात पूरा काम खत्म। केमिस्ट्री में आपको समस्या होने वाली नहीं है, कितना समझो। ये आप ये जो चार्ट मैं बना रहा हूँ, ये चार्ट आपको केवल रटना ही रटना है। रट लो कि कैसे क्या क्या होता है, बस बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीज़ है, याद रखना, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं बेटा ये। ठीक, आप जरा समझिएगा, रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से आगे बढ़ेगी। जब रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से आगे बढ़ती है तो वहाँ पे क्या कंडीशन होती है हमारे सिलेबस में, 12th के सिलेबस में, या फिर कह सकते हो जो हमारा सिलेबस होगा IIT नीट का, ठीक है ना, वहाँ पे कह सकते हो ये वाला टॉपिक ज़्यादा नहीं दिया गया है, ट्रांजिशन स्टेट का ज़्यादा नहीं दिया गया है, पर हम आपको बताएंगे, ये भी बताएंगे कि कैसे होता है, किस केस में ट्रांजिशन स्टेट होती है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, वो पूछा जाएगा बेटा कहाँ से, इंटरमीडिएट स्टेट की। जब आपकी रिएक्शन कहाँ से बढ़े, इंटरमीडिएट स्टेट से आगे बढ़ेगी। जब आपकी रिएक्शन किस स्टेट से आगे बढ़ेगी, इंटरमीडिएट स्टेट में आगे रिएक्शन बढ़ेगी। तो जरा समझिएगा बेटा, जब रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेट से आगे बढ़ती है तो उस केस में क्या होता है, कुछ बनते हैं भाई। जब इसका नाम ही है कि इंटरमीडिएट स्टेट, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बनेंगी। पहला बनता है क्या, कार्बोकैटायन। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। फिर बनता है कार्बन एनायन, कार्बन एनायन भी कोई कोई कहता है। फिर बनता है क्या, फ्री रेडिकल। ये कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है ना, फ्री रेडिकल्स। उसके आगे बनता है नाइट्रीन, बनता है बेंजन। बहुत से, मतलब बहुत से कह सकते हो इंटरमीडिएट बनते हैं, बहुत से इंटरमीडिएट बनते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इन रिएक्शन बहुत से और भी बहुत सारे हैं, क्या समझिएगा, बहुत से बनते हैं, 3-4 और बनते हैं, पर उसकी आवश्यकता नहीं है अभी मुझे, बस जनरली जो इंपॉर्टेंट है केवल वही बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। पहला क्या, कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, ठीक, और बनते हैं बेंजाइन वेंजाइन टाइप का, पर उसको पढ़ना नहीं है अभी हमें केवल इतना पढ़ना है। ये आया समझ में, इतना बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है, इसको रट लो, बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है ना। बोलो यार कि नहीं आया, यहाँ तक क्लियर ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बोलो वेरी गुड। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़े, आगे बताएं इसको, चलो ठीक। दिमाग में एक बात चलनी रहनी चाहिए कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। जब आपके दिमाग में एक कह सकते हैं एक रूट होगा, एक अच्छा खासा रूट होगा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जरा समझिए मेरी बातों को। जैसे मैंने कहा कि आपके पास क्या होगा, एक सबस्ट्रेट होगा, ठीक, क्या होगा आपके पास, एक सबस्ट्रेट होगा। उस सबस्ट्रेट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। उस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, जो दो प्रकार के होंगे, परमानेंट और एक टेम्परेरी। ठीक, क्या समझे यहाँ पे। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है। ये किसकी बात चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन की बात चल रही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में क्या होता है। ठीक, एक होगा क्या, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के अंदर हम लोग क्या पता करेंगे, बोलो बेटा, सबस्ट्रेट के अंदर हम लोग पता करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सबस्ट्रेट के अंदर हम लोग पता करेंगे क्या, कह सकते, या फिर कह सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं। वो उस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को पता करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो होंगे दो प्रकार से होंगे, एक होगा क्या परमानेंट इफेक्ट, एक क्या होगा आपका परमानेंट इफेक्ट होगा, एक होगा आपका क्या टेम्परेरी इफेक्ट होगा। क्या होगा, टेम्परेरी इफेक्ट होगा। इतना हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में, जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बाकी कुछ इफेक्ट्स और होते हैं जो सबस्ट्रेट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आर्थो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वो सब मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, लेकिन वहां पे जब वो टॉपिक आएगा जीओसी में तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी। एक्चुअली बात ये है कि सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो बनेगी,
ठीक, हर एक टॉपिक की जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे उन सब की सेपरेट वीडियो बनेगी, ठीक है ना। तो हम लोग उस टॉपिक की जो टॉपिक आएगा, जैसे हिंड्रेंस होगा कि अगर आपके पास मालिक्यूल है, उस मालिक्यूल के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस भी वर्क करेगा, ठीक है ना। सब टॉपिक्स होते हैं। अभी मैं मतलब मत सोचना कि सर जी ये सब क्या बोल रहे हो, क्या कोई अजीब सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आएगा तो उसकी बात करेंगे। अभी सिंपल चीज़, जनरली एक रूट होना चाहिए आपके पास कि एक लाइन बाय लाइन हमको पढ़ना है, ये टॉपिक में लाइन बाय लाइन समझना है। ये फर्स्ट ईयर का है, याद रखना, 11th क्लास ICSE CBSE या फिर UP NCERT बोर्ड का फर्स्ट ईयर का है, ये याद रखना। जो बातें यहाँ पे इंग्लिश में है इसकी सबकी हिंदी है, मगर जब आप बुक पढ़ोगे ICSE वाले या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो वहाँ पे बुक में बगल में इंग्लिश भी लिखी होगी, उसको भी देख लेना। अगर जो मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ कुछ टॉपिक के, तो उसको आप देखते रहना, ठीक। एक होगा परमानेंट, अच्छा देखो इंग्लिश में फील आता है, मेन बात यह है, कोई ऐसा नहीं कि मतलब मुझे इंग्लिश लिखने का शौक नहीं है, पर इंग्लिश में क्या आता है, फील आता है। जैसे परमानेंट मतलब हमेशा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आई थिंक हिंदी से अच्छा, मतलब इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। जैसे परमानेंट मतलब हमेशा, हम लोग दैनिक जीवन में अपने बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। भाई परमानेंट कौन नहीं प्रयोग करता है, हमेशा प्रयोग करता है, सब लोग व्यक्ति प्रयोग करते हैं। तो परमानेंट इफेक्ट कोई जो हमेशा होगा, टेम्परेरी मतलब कुछ टेम्परेरी होगा, है कि नहीं, सिंपल वही चीज़ है। तो परमानेंट इफेक्ट में आपके पास जो सबसे पहले आएगा वो आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या? इंडक्टिव इफेक्ट, हिंदी में कहते हैं प्रेरण प्रभाव। क्या कहते हैं? प्रेरण प्रभाव कहते हैं। दूसरा आएगा आपके पास रिजोनेंस। क्या आएगा? रिजोनेंस। ये भैया दादा बहुत धांसू चीज है केमिस्ट्री का, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, याद रखना। रिजोनेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसने रिजोनेंस समझ लिया, बस समझ लो कि उसने बेंजीन को समझ लिया, ठीक है ना। रिजोनेंस समझ जाओ मतलब बेंजीन समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रॉब्लम, एक भी टेंशन नहीं है, बस आपको रिजोनेंस समझना है। पर समझो कि जरा होता क्या है, हम लोग सब समझेंगे। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट की कम से कम 5 वीडियो बनाएंगे आपको, कम से कम 5-6 वीडियो जो इंडक्टिव इफेक्ट का रहेगा। बहुत से क्वेश्चन, बहुत धांसू क्वेश्चन कराएंगे, मतलब राजा हो जाओगे, ठीक ना। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट का, फुल चैलेंज कि इंडक्टिव इफेक्ट का आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो गूगल से, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो आप। रिजोनेंस होगा, उसके बाद होगा आपके पास एक टॉपिक और है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 3 इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट इफेक्ट के अंदर आते हैं। मतलब कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट, मतलब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सबस्ट्रेट जो होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। तो अगर हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर ये 3 इफेक्ट हमेशा प्रेजेंट होगा। अब जैसे ये नहीं कि जैसे मान लो मैंने कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे मान लो मेरे पास रैंडमली कोई एक मॉलिक्यूल है, अब इसी मॉलिक्यूल के अंदर तीनों इफेक्ट हो जाएगा, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तीनों इफेक्ट हो जाए। हर एक इफेक्ट की एक अलग अलग कंडीशन होती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये कंडीशन है तो वहाँ पर ये इफेक्ट वर्क करेगा, अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल वहाँ पर ये कंडीशन है तो वहाँ पर ये वाला इफेक्ट वर्क करेगा, अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल वहाँ पर ये कंडीशन है तो वहाँ पर दूसरा इफेक्ट वर्क करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा कंडीशन होता है, रिजोनेंस का दूसरा कंडीशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा कंडीशन होता है, पर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है जो परमानेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इंडक्टिव की क्या कंडीशन होगी कि सर जी इंडक्टिव कब काम करेगा, सर जी रिजोनेंस कब काम करेगा, सर जी हाइपर कॉन्जुगेशन कब काम करेगा। तो जब इसकी वीडियो आएगी इसके बाद हम लोग इंडक्टिव ही स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले एक वीडियो और बनाएंगे जो आपको ये बताएगा कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, उसके बाद इंडक्टिव। और जब इंडक्टिव आएगी बस इंडक्टिव में एक से एक अच्छे क्वेश्चन। तो होते क्या है कि हर मॉलिक्यूल की एक अलग अलग कंडीशन होती है कि कब रिजोनेंस होगा, कब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, कब इंडक्टिव होगा। इसकी जब एक सेपरेट वीडियो बनेगी, हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनेगी, फिर वहाँ पे इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अच्छा एक बात और, हर टॉपिक को समझने से पहले पर ये वाला वीडियो देखना जरूर, 2 बार देखना, 3 बार देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है बेटा। अच्छा आगे बात करेंगे। तो ये हो गया टेम्परेरी में आपके पास 2 इफेक्ट आते बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है बहुत, पर उसको अभी पढ़ना नहीं है। एक आपके पास आएगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट आएगा, और एक आएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक। एक आएगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और एक आएगा आपके पास क्या? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये कब वर्क करता है? टेम्परेरी इफेक्ट होता है। जब आपके पास मान लो
जब मैंने मान लो कि ऐसा आपको एग्जाम्पल था, जैसे मान लो मुझे कहीं शादी में जाना है, घर पे मैं हमेशा जैसे था वैसे रहता हूँ, पर मुझे शादी में अगर जाना तो अच्छे से कपड़े वपड़े पहन कर तब जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग आएंगे मुझे देखेंगे। उसी प्रकार जब कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल या फिर कह सकते हो अटैकिंग एजेंट जब मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, तब जैसे अटैक करता है तब वो इफेक्ट क्रिएट होता है सबस्ट्रेट के अंदर, ठीक, कि कहाँ अपने आप बताएगा कि तुमको यहाँ अटैक करना है, तुमको यहाँ अटैक करना है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो वहाँ पे करता है जो टेम्परेरी होगा, बस कुल कब जब अटैकिंग एजेंट आएगा तब वर्क करेगा, हमेशा वर्क नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर है? तो इतना हो गया, ठीक, सबस्ट्रेट हो गया, अटैकिंग एजेंट हो गया, ठीक है ना। और क्या होता है, हाँ, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, दो प्रकार के होते हैं आपके पास अटैकिंग एजेंट। मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। इतना सब कुछ जब कंबाइन करते हैं, जब इतना सारा चीज़ कंबाइन करते हैं तब जाके बनता है GOC। जब सारी चीज़ों को आप कंबाइन करोगे, जैसे आप सबस्ट्रेट कंबाइन कर दोगे, सबस्ट्रेट के अंदर जितने इफेक्ट्स हैं सारे इफेक्ट को कंबाइन कर दोगे, आप न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को कंबाइन कर दोगे, मतलब कुल मिला के कह सकते हो जो चार्ट मैंने बनाया है इस चार्ट को, तो यही टॉपिक आपका क्या कहलाता है, यही टॉपिक आपका GOC कहलाता है। बहुत सिंपल चीज़ है, पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा बताते रहते हैं, पर सिंपल है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। GOC का मतलब समझ में आया कि GOC का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, कि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है और उस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। इतना हो गया था, क्लियर है यहाँ पे? चलो ठीक, एक बात और बता दें फिर वीडियो को खत्म करें, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे। क्या समझे यहाँ पे? इसके बाद आप जरा समझो हमारी बातों को। हमारे पास कोई एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कोई कार्बनिक अणु है, और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे अभी इसको रिकॉर्ड किया था पर मैं ऑन करना भूल गए, बड़बड़ाते रहे, कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो फिर से बता रहे हैं एक बार, समझे यहाँ पे? तो जब कोई भी मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग क्या समझते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए, बताने के लिए कौन कौन से थ्योरीज होती हैं, कौन कौन से कह सकते हो नियम कानून है जिसकी मदद से हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को समझ सकते हैं। तो होता है एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है, एक हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसको हिंदी में संकरण कहते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT होता है, और एक होता है लुईस थ्योरी। ये फ्लॉप हो गया था, तो सबसे पहले ये आया था, उसके बाद ये आया था, फिर ये नंबरिंग मैंने लिख दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर एक होता है आइसोमेरिज्म, समावयवता। क्या होता है? आइसोमेरिज्म। इसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे, कम से कम 20-25 वीडियो बनेगी समावयवता की, और बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत भर के एग्जाम्पल कराया जाएगा। एक होगा जीओसी, कहाँ हो सकता है? आइसोमेरिज्म दो प्रकार के मॉलिक्यूल में हो सकता है। पहला मॉलिक्यूल, अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है, ध्यान देना, अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या हो जाए, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड वाले में हो सकता है आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। और आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, वहां पर भी आइसोमेरिज्म होगा। क्यों होता है? रीजन क्या है? क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शनल बॉन्ड होने की वजह से ये आयनिक बॉन्ड नहीं होते हैं, यहाँ पे आयंस नहीं बनते हैं। आयंस नहीं बनने की वजह से ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पे आइसोमेरिज्म होती है। अब सर जी क्या होता है डायरेक्शनल बॉन्ड, क्या कंडीशन होती है, इसको भी बताएंगे आपको, पर अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना जानिए अभी, ठीक है ना? इतना क्लियर है? बोलो बेटा, समझ में आया ना? चलो ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ले लिया? अच्छा सुनो मेरी बात, करना क्या है आप, अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी रहेगी बॉन्ड ब्रेकिंग की, कि कैसे बॉन्ड ब्रेक किया जाए, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक, समविदलन और विषम विदलन हिंदी में कहते हैं उसे, ठीक है ना? होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। और जब होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड का ब्रेक होता है, ब्रेकिंग होती है, तो वहां पे कौन कौन सी चीजें बनती हैं उसको थोड़ा सा बताएंगे, उसको डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल आगे पढ़ना ही है इंटरमीडिएट में, है कि नहीं? इंटरमीडिएट स्टेट में, सॉरी इंटरमीडिएट 12th में नहीं पढ़ना है, इंटरमीडिएट स्टेट में पढ़ना है उसको। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो मतलब पहले, इसके बाद की जो वीडियो आएगी, मतलब कल परसों जो वीडियो आ जाएगी आपको, वो रहेगी आपके पास होमोलिटिक हेटेरोलिटिक वाली। उसके बाद आपके पास वीडियो आएगी इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत धांसू चीज है, और कम से कम 5-6 वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग, 5-6 वीडियो में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है ना? और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट बता दोगे कि सर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, कंप्लीट कर दोगे 100%, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विद फन। मेरा नाम है दीपक मिश्रा।